हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पे। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, यानी कि शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम ये बताइए कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कवि का कवि परिचय, तो ये बताइए कि कवि परिचय को हम कैसे याद रखें और हमें लिखना कैसा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कवि परिचय को लिखना कैसा है और उसे याद करने की ट्रिक कैसी होती है। एग्जाम्स में बहुत और हम लोगों की बुक्स में बहुत सारे कवि परिचय दिए हैं, उनकी रचनाएं दी गई हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि या तो हम महादेवी वर्मा की कर रहे हैं तो हम जयशंकर प्रसाद की भूल रहे हैं, अगर जयशंकर प्रसाद की भूल रहे की रचनाएं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एग्जाम से पहले, अभी एग्जाम में टाइम है, एग्जाम से पहले बस एक कॉपी बना लेनी है, उसमें बारी बारी से सबकी रचनाएं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख लेनी है। अब सबसे पहले हम जानते हैं, अगर मान लो एग्जाम में आ गया कि कवि का कवि परिचय लिखिए, मान लो सुमित्रा नंदन पंत का कवि परिचय आ गया, याद रखना ये एग्जाम में हमेशा 5 मार्क्स का आता ही आता है। और अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देख लिया तो यहां से आपके 5 नंबर तो तय समझो। चलो बात करते हैं हमें कवि परिचय या फिर लेखक परिचय लिखना कैसे है। सबसे पहले हम लिखेंगे कवि की जन्म तिथि, ठीक है, कवि का जन्म कब हुआ, याद रखना हमेशा ही एग्जाम में आता है। तो आपको बताना है कि लिखना, यहाँ पे वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको लिखना कैसे है, लिखना आपको है, लेकिन आपको ट्रिक सिखाई जा रही है, तो बहुत ध्यान से सुनना। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले लिखेंगे आप जन्म तिथि, यानी कि उनका जन्मदिन कब पड़ता है और उनका सन कौन सा है, ठीक है। फिर बात करते हैं, लिखना है जन्म स्थान की, याद रखना एग्जाम में जन्म स्थान से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था और 4 विकल्प दे दिए जाए, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि कैसे आपको लिखना है, और अगर आपने ये जान लिया कि याद कैसे करना है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आसानी से आंसर्स बन जाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको लिखना है जन्म तिथि, ठीक है, फिर आपको लिखना है जन्म स्थान कि उनका जन्म कहां पर हुआ था, फिर आपको लिखना है उनकी रचनाएं, ठीक है, सॉरी उनकी भाषा, फिर उनकी भाषा शैली। अब भाषा में आपको क्या लिखना है, ये तो जान लिया कि भाई उनका जो जन्म है वो कब हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था। अब आप इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको भाषा में लिखना क्या है। एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि कवि की 2 रचनाएं लिखिए, मान लो पूछ लिया कि सूरदास की 2 रचनाएं लिखिए, साथ ही साथ उनकी काव्यगत विशेषताएं बताइए या फिर उनका भाव पक्ष या फिर कला पक्ष बताइए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो रही है, सबसे पहले अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये सारी चीजें लिखनी ही लिखनी है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि भाषा, ठीक है, भाषा वाला पॉइंट ऐड कर लेना, भाषा कैसी हो, उनकी भाषा प्रवाहमयी हो, उनकी भाषा में हम लोग अरबी, बहुत सारे लेखक होते हैं जो अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी बातें आपको अपने उसमें आंसर में लिखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी शैली की, उनकी शैली कैसी होती है, भाषा को हम यहाँ लिख देते हैं, भाषा कैसी है, प्रवाहमयी, ऐसे इस तरीके से हम भाषा लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी शैली की, तो शैली कैसी हो सकती है, विवेचनात्मक या फिर वर्णनात्मक या फिर निबंधात्मक। ध्यान रखना भाषा जरूर ऐड करना है और शैली जरूर ऐड करनी है, ठीक है। अगर आपने इतना लिखा आपको आधे नंबर तो यहीं से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उनकी रचनाएं पे, तो हमेशा कवि की रचनाएं तो पूछी जाती हैं। अगर मान लो 5 नंबर आया तो 2 नंबर तो आपके सिर्फ और सिर्फ रचना से ही मिलते हैं। याद रखना रचनाएं जरूर लिखनी है, रचना को एक और नाम से जाना जा सकता है, उन्हें हम कृतियां भी कहते हैं। याद रखना, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, रचना और कृतियां एक ही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं यानी कि उनका भाव पक्ष क्या था, उनका कला पक्ष क्या था, ठीक है। भाव पक्ष यानी कि उनकी कविताओं में, उनके दोहों में हमें कौन सा भाव देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे बात करें सूरदास तुलसीदास की, तो उनकी रचनाओं में कैसा भाव, भक्ति का भाव में मिलता है। सूरदास कौन थे, वो थे कृष्ण भक्ति धारा के कवि, तो उनकी रचनाओं में सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं तुलसीदास की, तुलसीदास थे राम भक्त शाखा के कवि, तो उनकी रचनाओं में राम की महिमा का ही वर्णन मिलता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे
महादेवी वर्मा, वो क्या थी, वो थी छायावादी युग की कवि। तो और उनकी रचनाओं में क्या मिलता था, प्रकृति का मनोरम चित्रण, और सुमित्रा नंदन की पंत की रचनाओं में भी प्रकृति के बारे में, समाज के बारे में, हमारे नैतिक मूल्यों के बारे में ही हमें पता चलता था। ठीक है, तो ये तो होगा इनका भाव पक्ष। अब बात करते हैं उनके कला पक्ष। कला पक्ष यानी कि उन्होंने कौन सा छंद का प्रयोग किया है, कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग। जैसे जो सुमित्रा नंदन पंत है, उनकी रचनाओं में सबसे ज्यादा मानवीकरण अलंकार को देखने मिलता है। ठीक है, और बात करें अगर तुलसीदास जी की, तो उनकी रचनाओं में क्या होता है, सबसे ज्यादा दोहे, उनके दोहों में सबसे ज्यादा सवैया और कवित्व छंद देखने को मिलता है। तो आपको कला पक्ष में बताना है कि कवि की भाषा कैसी है। ठीक है, कवि की रचनाओं में कौन कौन से छंद का प्रयोग किया है, कौन से अलंकार है और कौन सा रस है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में किसी भी कवि का कवि परिचय पूछ लिया जाए तो ऐसे ही पॉइंट बना के आपको लिखना है। सबसे पहले उनकी जन्म तिथि बतानी है, फिर उनका जन्म स्थान बताना है। ठीक है, साथ ही साथ उनको आपको बताना है उनकी भाषा कैसी थी, उनकी शैली कैसी थी, और उनकी रचनाएं का उल्लेख तो आपको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं आपको सिर्फ एक कवि की पढ़ लेनी है, उसको याद रखना है, फिर आप उसी के आधार पर, आपने जिस कवि की रचनाएं पढ़ी हैं उसी के आधार पर आप काव्यगत विशेषताएं लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आप इसको याद कैसे करो। ये तो तय हो गया, मैम ने बता दिया कि भाई एग्जाम में ये आना है, और आपको लिखना कैसे कैसे। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको हम याद कैसे करें। अगर ऐसे मान लो बहुत सारे कवि हैं तो सबका जन्म थोड़ी याद रख पाएंगे। तो आज के आज आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कॉपी में ऐसे 3 खंड बनाने। ठीक है, कॉपी ली, ऐसी एक जगह लिखा रचनाएं, दूसरी जगह लिखा आपने जन्म तिथि, तीसरी जगह आपने लिखा जन्म स्थान। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपकी बुक में कवि की जो भी पाठ आए हैं, जो भी दोहे आए हैं, उन्हीं कवियों का जीवन परिचय पूछा जाएगा, कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखा है, एक कॉपी लेना, कॉपी में ऐसे 3 लाइन खींचना। सबसे पहले सारे कवियों का यहाँ पे नाम लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे उनका नाम लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे उनकी रचनाएं, ठीक है, रचनाएं लिख ली, यहाँ पे उनकी लिख ली जन्म तिथि, उनका जन्म कब हुआ, अब लिख लिया उनका जन्म स्थान। अगर आपने कॉपी में ऐसे नोट्स बना लिए, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने नाम लिख दिया सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, किसी का भी कवि ले ले, यहां हम बात कर रहे हैं। अगर आपने लिख लिया सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, तो यहाँ पे आपने उनकी रचनाएं लिख ली, यहाँ पे उनका नाम लिख लिया, उनकी रचनाएं लिख ली। अब उनका लिख लिया जन्म तिथि, भाई उनका जन्म कब हुआ, फिर लिख लिया उनका जन्म स्थान। ठीक है, पहले आपने लिख लिया सुमित्रा नंदन पंत, वैसे आपने लिख लिया नेक्स्ट में सूरदास का, सूरदास की आपने रचनाएं लिख ली, उनका जन्म तिथि लिख ली, उनका जन्म स्थान लिख लिया। ऐसे ही आपको जितनी भी दोहे, आपकी जितनी भी कविताएं आपकी बुक में है, उनके सारे राइटर के ऐसे नाम लिख लिए, ऐसे उनकी रचनाएं, ऐसे उनकी जन्म तिथि और ऐसे उनका जन्म स्थान। अगर नोट कर लिया आपने तो मान लो आपके 5 नंबर यहीं से तय है। तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, कॉपी में ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, सबको ऐसे ही लिख लेना है, और रोज शाम को जब आप स्टडी करो तो एक बार कॉपी के इस पेज को खोल के जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, जरूर नहीं आप याद करो, अगर आप बार बार पढ़ लोगे ना तो ये चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो के बाद सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, ऐसे कॉपी में 3 लाइन खींचनी है, कवि के बारे में सब कुछ नोट कर लेना है। उसके बाद जब भी स्टडी करो तो एक बार इस पेज को खोल के देख लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि सूरदास का जीवन परिचय बताओ, तो आप बहुत अच्छे से लिख लोगे, आपके 5 नंबर तय ही तय। और भी इस तरीके से इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए जुड़ रही हमारे चैनल से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।